के मसीहा हैं, उनको याद करूंगा। आज जो है हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं माता सावित्रीबाई फुले एवं फातिमा सेठ के 194वीं जयंती को मनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा सेठ और एक कुशीनगर की धरती पर वहाँ पर निर्माण प्राप्त हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में अपना अभिनंदन मैं करूंगा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे जवाहर गौतम जी और इस कार्यक्रम के लिए तन मन से लगे हुए जो है बड़े भाई वाल्मीकि जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम जी, सॉरी अयोध्या गौतम जी और विजय भारती जी जो हमारे प्रिय मित्र हैं और तमाम जो साथी यहाँ पे हैं उन सभी का मैं जो है कि धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे। मैं कुछ चीजें जो माँ सावित्रीबाई फुले की जो बातें करूंगा वो आप इस तरह से समझिए कि आज भी वो कितनी माने जरूरी है हम लोगों के लिए। इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, अगर आप लोग 2-3 पीढ़ी का इस पीढ़ी को छोड़ दिया जाए, खतौनी उठा के अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें खाली पुरुषों का नाम होता है। मतलब बाप है, बाप के बाद उनका बाप, फिर उनका बाप, यानी कि महिलाएं जो है समाज में रही है लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं रहा है। जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में अभी भी वो नहीं रही है। तो माता सावित्रीबाई फुले को याद करने का मतलब है कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, हम याद दिलाना चाहते हैं कि महिलाएं जिनको अधिकारों से वंचित किया गया है उनको अपना अधिकार आगे लेने की जरूरत है। और एक जो बुराई अभी तक चली आती रही है समाज में, जो अभी तक देखे होंगे कि फीमेल फीटिसाइड बोला जाता है, जो महिलाओं का जो है अगर लड़की पता चल जाए तो उनकी जो है गर्भपात करा दिया जाता है। तो ये जो समस्या है माता सावित्रीबाई फुले के समय से थी, जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उन्होंने शुरू किया था अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ। वो समस्या आज भी चली आ रही है कि अगर लोग अल्ट्रासाउंड तमाम तरह की टेक्निक आ गई है जिससे लड़का लड़की पता करवा के जो है उसकी हत्या करवा देते हैं। उस समय भी ये चीजें होती थी। कैसे होती थी? आजकल जो कानून की बहुत तरह की जो मामले चल रहे हैं वो देखा जाएगा तो सावित्रीबाई फुले जो है उसको पहले से ही समझ रही थी, जिसमें से एक समस्या है जो एक भ्रूण हत्या है। और खासकर अगर यह पता चल जाए कि महिला विधवा है और प्रेग्नेंट है तब तो उस महिला को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा। इस तरह का समाज रहा है, यानी महिला विरोधी समाज रहा है। उस महिला विरोधी समाज में महिलाओं के जीवन को बचाने के लिए, महिलाओं के अधिकारों के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं के बच्चे, महिलाओं के शिशुओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने जो है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया कि वहां पर उन महिलाओं को, जैसे आप देखेंगे छोटी जातियों जिनको बोला जाता है तथा कथित, उनमें यह समस्या कम रही है। ब्राह्मणों में यह बहुत ज्यादा समस्या रही है। क्योंकि देखेंगे उन्हीं में सती प्रथा, जैसे बंगाल में जो है ब्राह्मणों में सती प्रथा भी रही है। तो अब विधवा महिला का बच्चा पैदा होगा वो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांगेगा, उसका अधिकार भी बनेगा। महिला का जो जीवन है जो है उसको सम्माननीय भी मानना पड़ेगा। अगर विधवा पुनर्विवाह करना चाहेगी तो उसका अधिकार में बढ़ोतरी होगा, उसका मान सम्मान भी बढ़ेगा कि अपने मन से किसी को चुन ले रही है। तो ऐसे समाज में जहां पर विधवा पुनर्विवाह नहीं है, अगर महिला का पति मर गया है तो जला देना है, और अगर बच्चा है
प्रेग्नेंट है वो महिला तो उसके बच्चे को नाजायज करार दे देना है, ऐसे लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं, इनकी कोई बात ही नहीं करने वाला। अब ऐसे में क्या है कि महिलाओं के बारे में इतना सोचना, शिशुओं के बारे में इस तरह से सोचना, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना अगर कोई कर सकता है तो मां सावित्रीबाई फुले है। तो मां सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा का मतलब जो है केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक जो है उसका दूरगामी प्रभाव आज हम देखते हैं कि आज सरकारी कानून बनाई हुई है कि भ्रूण हत्या करना अपराध है। ये इतनी गंभीर समस्या रही है और ये पूरे भारत में रही है। राजस्थान जैसे जो प्रदेश रहे वहां पे तो ये कहा जाता रहा है लल्ला आओ लल्ली जाओ, मतलब लड़का है तो उसको बचा के रखना है, लड़की है तो गला दबा कर मार देना है, या तो पेट में है तो पेट ही में मार दीजिए, पैदा हो गई लड़की गला दबा कर मार दीजिए। अब ऐसे में अगर मां सावित्रीबाई फुले अगर नहीं होती तो समाज में महिलाओं की क्या स्थिति होती, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत विपत्तर स्थिति होती। तो मां सावित्रीबाई फुले इसीलिए हमेशा प्रासंगिक बनी रहेंगी कि महिलाओं का स्वास्थ्य, उनका अपने शरीर पर अधिकार, उनको जो है सम्मानित तरीके से जीने का, पढ़ने का अधिकार जो है मां सावित्रीबाई फुले अपने समय में उठाई रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हम बताना चाहेंगे, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या भी लोगों में वो देखने को मिलता है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो एक स्टेटमेंट है मनुस्मृति इन सब का बहुत ही विरोध किया, उसमें से एक लाइन है कि वेद स्त्री शूद्र स्त्री वेद नाधिकार्यते, संस्कृत का श्लोक है, मनु जिसके बारे में बोलते हैं कि स्त्री और जो शूद्र है उसको वेद मतलब ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। जो क्षत्रिय है उसको भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्षत्रिय भी वही शिक्षा प्राप्त करेगा जो कि केवल अस्त्र शस्त्र से संबंधित होगा, वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। वैसे है वो केवल व्यापार संबंधित। शूद्र जो है औरत शूद्र है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। तो माता सावित्रीबाई फुले जो काम कर रही थी उसमें उनके ऊपर आप लोग बार बार देखिए, पूर्व वक्ताओं ने बोला कि लोग गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, ये सब फेंकते थे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मनुस्मृति में एक श्लोक भी आता है कि ब्राह्मण का नाम ऐसे रहना चाहिए, जिसका अर्थ मैं बता रहा हूं कि उससे लगे कि वो ज्ञानी है, और क्षत्रिय का नाम ऐसे होना चाहिए जिससे लगे उसके पास भुजबल है, वैसे का नाम ऐसे होना चाहिए जैसे मणिक लाल, इस तरह के नाम होने चाहिए जिससे धन संपदा पता चले, और शूद्र का नाम ऐसे पता चलना चाहिए जिससे कि पता चले कि हाँ ये निम्न है, शूद्र है, सेवा वाला काम है, गुरु इस तरह के नाम होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ज्योतिबा फुले का जो नाम है बहुत अच्छा नाम है, बहुत सुनने में बढ़िया लगता है। सावित्रीबाई फुले का नाम भी बहुत बढ़िया सुनने में अच्छा लगता है। अब ऐसी महिला कोई शूद्र वर्ग में पैदा हुई हो, पढ़ाने जा रही है जिसको मनुस्मृति मना करती है, समाज में मान्यताएं भी नहीं है, नाम भी सुनने में अच्छा लगता है, बढ़िया से पहन के जा भी रही हो, और ऐसा नहीं है कि 2 साड़ी लेके जाती थी तो बाकी लोगों को नहीं पता होता था, उनको पता है कि 2 साड़ी है इनके पास, एक पहनी हुई एक रखी हुई, इसलिए और कीचड़ फेंकते थे, क्योंकि उनको पता है कि कितना भी फेंकेंगे फिर क्या करेंगे ये बदल लेंगे। तो ऐसे समाज में जहां पर नाम रखने तक में जाति हो, वर्ण हो, जहां पर कपड़े पहनने तक में यह देखा जाता हो कि कौन क्या पहन सकता है, पढ़ने तक में यह देखा जाता हो कि कौन कितना पढ़ सकता है, किसको नहीं है, ऐसे में मां सावित्रीबाई फुले का जो है जन्म एक ऐतिहासिक घटना है, इसको सामान्य नहीं कहा जा सकता है। और उदाहरण के लिए एक चीजें बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोग का जो कुशीनगर जिला है वो अति पिछड़े जिले में आता है, बहुत ही पिछड़ा जिला हुआ है। जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले माली बिरादरी है। 8-10 साल पहले की रिपोर्ट है, पिछड़ी जाति में आती है। पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो महाराष्ट्र में अगर कोई है तो वह क्या है, माली जाति है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जो समाज जागरूक है, जो समाज अपने पुरखों को पहचानना शुरू कर रहा है, जो उनका अनुसरण कर रहा है, वह क्या है, आगे बढ़ रहा है।
जिसका कारवा मान लीजिए ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले लोगों ने शुरू किया। ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। माँ सावित्रीबाई फुले के लिए हमारा सम्मान था बाबा साहब को। एजुकेशन की ही बदौलत, जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, प्रथम शिक्षिका है माँ सावित्रीबाई फुले। बाबा साहब अम्बेडकर जो है बहुत कमिटियों में रखे गए थे। उसका एकमात्र कारण था कि पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूत अस्पृश्य जिसको बोला गया है, डिप्रेस्ड क्लासेस जिसको बोला गया है, उसमें कोई स्नातक था ही नहीं, ग्रेजुएट था ही नहीं। इसीलिए बाबा साहब भी एजुकेट, ऑर्गेनाइज एजुकेट पे जोर देते थे। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो शिक्षा का बहाना करके आपको वंचित कर दिया जाएगा। बहुत आसान होता है। किसी को अगर किसी चीज से बाहर करना हो तो अनपढ़ता जो है आरोप लगा के आप बाहर कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा की कीमत को पहचानते हुए बाबा साहब साउथ बोरो कमेटी, बाबा साहब का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वही शिक्षा का कारवा जो बाबा साहब का गा रहा है उसको समझने की जरूरत है कि शिक्षा से क्या मिल जा रहा है। साउथ बोरो कमेटी के सामने बाबा साहब से एक इंटरव्यू टाइप चला है। उसमें उनसे पूछा गया डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के तौर पर, चूंकि एकमात्र स्नातक थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूत जातियों में, उसमें यह भी बात आई क्योंकि जो ऊंची जात के लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका कहने वो चाहते थे कि वोट का जो अधिकार है, जिससे आजकल हम सरकार बदल पा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य सही सरकार नहीं चुन रहे हैं हम लोग, वोट देने का जो अधिकार है वो पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। पहले के लोगों का यही मानना था, पढ़े लिखे लोग या वो पढ़ा लिखा हो या फिर वो ऊंची जाति से हो, जमींदार हो, इस तरह का हो, या फिर वो कर देता हो, या फिर बहुत तरह की सरकार के मान लीजिए कि संस्थाएं रही है, सिविल सर्विसेज, इस तरह के किसी न किसी पद पे वो आसीन हो, केवल उसी को वोटिंग का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब ने इसका भयानक विरोध किया कि हमारा समाज तो अशिक्षित है, तो हमारे समाज को आप क्या करेंगे, बड़ी ही चालाकी से वोट से वंचित कर देंगे। इसीलिए देखिए जब कोई ये कहता है कि पढ़े लिखे लोग कि केवल चुनाव लड़े या पढ़े लिखे लोग, उनके बहुत गलत बात है, कभी भी नहीं करना चाहिए। पहले ये बहाना किया जाएगा कि पढ़े लिखे लोग रहेंगे वही केवल चुनाव लड़ेंगे, बाद में वही बहाना किया जाएगा कि जो पढ़े लिखे नहीं है वोट ही नहीं देगा। तो इस राजनीति को आपको समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने इसको समझा था कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने यह कहा कि कैसे भरोसा किया जा सकता है कि राज्य पर, सरकारों पर, उस समय बहुत तरह की प्रांतीय सरकार भी धीरे धीरे बनने लगी थी, कैसे भरोसा किया जाए कि ये सरकारें आएंगी तो लोगों का, जो समाज के दबंग लोग थे, ऊंची जातियों के लोग थे, उनका तर्क था ये शिक्षित हो जाएंगे, फिर क्या होगा, इनको वोटिंग राइट दिया जाएगा। सत्ता में बैठे जो लोग थे, बाबा साहब ने कहा कि क्या इस बात की गारंटी है कि आप हमारे लोगों को हमेशा शिक्षित ही नहीं रखेंगे, अशिक्षित रख के अपने आप को शिक्षित रहेंगे और उनको शिक्षित ही नहीं करेंगे तो वोटिंग राइट कभी, वोट देने का अधिकार मिल ही नहीं पाएगा। तो शिक्षा जो है, बाबा साहब की शिक्षा ने हमें यह सुनिश्चित कराया कि हम पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, हमको वोट देने का अधिकार है, हमको भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। तो यह कैसे संभव हो पाया? बाबा साहब की शिक्षा से। तो जो कारवा चला सावित्रीबाई फुले से, जो उन्होंने शुरू किया, तमाम तरह के स्कूल खोले और स्कूल का इतना बढ़िया चलता था कि सरकारी स्कूलों से ज्यादा जो है सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने जो स्कूल शुरू किया, कुछ सालों में ही, 2-3 सालों में ही जो है उसमें संख्या सरकारी स्कूलों से ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए शिक्षा का कारवा जो चल रहा है वो लगातार जब चलता रहता है तभी कुछ हासिल होता है। अगर वो कारवा रुक गया, बंद हो गया, तो आपको जो चीजें हासिल हुई है वो अभी चली जाती है। इसीलिए मां सावित्रीबाई फुले को याद करना जरूरी हो जाता है कि
हम उस बात को समझे कि आखिर उन्होंने महिलाओं पर ही इतना जोर क्यों दिया, आखिर जो है उन्होंने अति सूत्रों पे ही इतना जोर क्यों दिया। क्योंकि सबसे पहले जो टारगेट जो होता है वो महिलाएं होती हैं। जैसे कि